गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? आई होप सब स्वस्थ हो, हेल्दी हो। अगर अपन बात करें न्यू ईयर की, तो बस इस ईयर का लास्ट कल वर्किंग डे बचा है। उसके बाद अपने पास न्यू ईयर आने वाला है 2021, वो भी तो कोरोना का ही देगा। और जिसमें एक नए कोरोना वायरस, जो नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन आया है, उससे मुकाबला है अपना। पुराने वाला तो हार चुका है, अब नए से है, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि क्या है वो। तो उससे पहले अपन देखते हैं कि श्वसन तंत्र जिसके ऊपर कोरोना वायरस इफेक्ट डाल रहा है, वास्तव में सबसे इंपॉर्टेंट जो श्वसन तंत्र को जो प्रभावित करता है कोरोना वायरस, उस श्वसन तंत्र की अपन आज संरचना देखेंगे। तो आज अपन पहले अगर डिस्कस करें कोरोना वायरस की वैक्सीन, तो अपने पास डेट हो चुकी है 30/12/2020। ये 2020 जब लिखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसकी जगह एक दिन बाद क्या आ जाएगा, 2021। अपन 2021 में प्रवेश करने वाले हैं, हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है। तो अगर अपन बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर अपन बात करें तो अपन बात कर रहे हैं मानव के श्वसन तंत्र की, या अपन बात करें मानव का श्वसन तंत्र। किस प्रकार से मानव का श्वसन तंत्र है, उसके फिगर की बात करें, उसके नामांकित चित्र की बात करें, तो मानव का श्वसन तंत्र किस प्रकार से प्रदर्शित होता है, उसको आज अपन थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। भाई देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें मानव के श्वसन तंत्र की, तो मानव का जो श्वसन तंत्र है वो प्रारंभ हो जाता है कहां से? मुख गुहा से ही। एक तरीके से मुख गुहा से पहले ऊपर की तरफ आपको दो नासा छिद्र दिखते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो, श्वसन तंत्र की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जो नासा छिद्र होते हैं वहां से प्रारंभ हो जाता है श्वसन तंत्र, जिससे आगे चलकर वो नासाग्रसनी में प्रवेश करके आगे की तरफ, जहां पर वायु और भोजन दोनों क्रॉस करते हैं, उसके बाद अपने पास एक संरचना प्रारंभ हो जाती है लंबी। यहाँ मैं एक डॉट बना देता हूँ 3D में। ये जो डॉट है वो दिखा रहा है कि यहाँ पर पीछे ग्रसिका भी है, भोजन नलिका और श्वसन नलिका साथ साथ चलती है आगे की तरफ। तो यहाँ श्वसन नलिका की बात करेंगे अपन, और श्वसन नलिका ही आगे की तरफ चलकर दो भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इस प्रकार अपन आगे की तरफ भी इसको देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ मुख्य संरचनाएं जो होती हैं, उनकी भी बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब अपन देखो श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं, तो श्वसन तंत्र में आप ध्यान रखें कि मानव के जो श्वसन तंत्र होते हैं उनमें मुख्यतः फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं? लंग्स। श्वसन जो मुख्य अंग है वो क्या होते हैं? फेफड़े। और वो कितने जोड़ी होते हैं? 1 पेयर, मतलब एक जोड़ी, एक दाएं फेफड़े और एक बाएं फेफड़े। तो दो आपके पास फेफड़ी संरचना उपस्थित होती है, अर्थात लंग्स उपस्थित होते हैं। उनकी आंतरिक संरचना को अपन देखें तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो उनकी आंतरिक संरचना किस तरीके से बनती है, यहाँ पर बहुत सारी शाखाएं बनी रहती हैं। क्या बनी रहती हैं? शाखाएं बनी रहती हैं। और जो अंतिम सबसे शाखा है उसके ऊपर एक गुब्बारे समान संरचना भी जुड़ी हुई रहती है, इस तरीके की। इसमें भी संरचना मिलेगी आपको।
अपने फेफड़ों में इसी तरीके की संरचनाएं उपस्थित होती है और हर एक जो अंतिम संरचना है उसके ऊपर एक गुब्बारे समान अर्थात एक खुली हुई संरचना उपस्थित होती है और यहीं पर वास्तव में इन गुब्बारे समान संरचनाओं में ही आगे चलकर क्या एकत्रित होती है वायु और ये गुब्बारे फूल जाते हैं अर्थात पतली झिल्ली के बनी हुई ये गुब्बारे समान संरचना है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो मानव के जो फेफड़े हैं वो एक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। कितनी झिल्ली से घिरी हुई? दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। दोहरी जो झिल्ली संरचना है हाँ दोनों तरफ जो है वो फेफड़े दोहरी झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं। सर एक मिनट कौन सा फेफड़ा पकड़ लेते हैं? लेफ्ट वाला। फेफड़ों में मुख्यतः जो बायां भाग है वो थोड़ा छोटा रहता है, दायां भाग बड़ा रहता है क्योंकि हार्ट जो हृदय है हार्ट है वो उसकी तरफ मूव करता है। फेफड़ों में ही अगर अपन देखें तो इसमें नीचे की तरफ एक गुम्बदनुमा संरचना होती है और यहीं पर आपका हृदय भी क्या रहता है छोटा सा। हाँ हृदय की संरचना ज्यादा बड़ी नहीं होती है लंग्स के कंपैरिजन में, वो बहुत छोटा एक मांसपेशियों का बना हुआ मसल्स का बना हुआ एक मांसल संरचना है बंद मुट्ठी के समान, मतलब इतनी सी इसकी संरचना होती है छोटा सा। हार्ट तो इधर रहता है ना? हाँ बाईं तरफ रहता है ना। फिर आप फेफड़े तो यहाँ है इनके बीच में। हाँ तो फेफड़ों के बीच में मिड स्टर्नम में रहता है। आपको प्रतीत होता है हृदय बाएं भाग की ओर है लेकिन वास्तव में हृदय जो है बाएं भाग की ओर ना रहकर वो मध्य में रहता है। कहाँ रहता है? हृदय मध्य में है लेकिन उसका कुछ हिस्सा झुका हुआ है बाईं ओर, इसलिए अपन कहते हैं कि अपने हृदय बाईं ओर होता है। वास्तव में ऐसा नहीं है, उसका देखो कुछ हिस्सा झुका हुआ है उधर, बाकी हृदय टिका हुआ तो बीच में है। नहीं तो अपन द्विपार्श्व संमित जंतु कैसे होते? द्विपार्श्व मतलब दो बराबर भागों में बंटने वाले। अपना हृदय बीचों बीच है इसलिए अपन दो भागों में बराबर बांटे जा सकते हैं। अगर आप एक इस अक्ष तल की बात करो तो इस अक्ष तल से आप दो बराबर भागों में मानव शरीर को बांट सकते हो। तो ऐसे जंतु या फिर ऐसी वस्तु जिसे दो बराबर भागों में एक तल से बांटा जा सके वो द्विपार्श्व में बाइलेटरल सिमेट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? बाइलेटरल सिमेट्री। और कुछ ऐसी सिमेट्री होती है जिन्हें आप चाहे जितने तलों से अलग अलग भागों में बांट सकते हो, जैसे आपकी जेलीफिश। अगर अपन बात करें जेलीफिश की तो समुद्री जीव है, इस तरीके से आपने देखा होगा। इसको अगर अपन डिवाइड करें तो देखो इस तरीके से दो बराबर भागों में बंट सकती है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो बहुत सारे तल हो जाते हैं जिनसे इसे बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। अपन इसका नामांकन करते हैं उससे पहले अपन देखें तो जो श्वसन तंत्र है वो प्रारंभ होता है नासा छिद्र से। किससे? नासा छिद्र से, जिन्हें बोलते हैं नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल से वो फेरिंग्स, जिसको अपन बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी के अंदर भोजन और वायु दोनों एक साथ संपर्क में रहती हैं। फेरिंग क्या बोलते हैं इसे? फेरिंग एकमात्र ऐसा स्थान है आहार नाल का जहां पर भोजन और वायु दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? टकराते हैं। वहां से भोजन जो है वो भोजन नलिका में चला जाता है और वायु वायु नलिका में चली जाती है। कभी भी वो एक दूसरे में नहीं जाते हैं क्योंकि वायु तो एक गैसीय है और भोजन एक ठोस पदार्थ होता है, द्रव्य भी होता है। जैसे अपन पानी पीते हैं तो वो वायु या मतलब श्वसन नलिका में क्यों नहीं जाता पानी? भोजन करते हैं तो भोजन क्यों नहीं जाता श्वसन नलिका में? वो इसलिए क्योंकि आप जब भी कोई चीज ऑब्टेन करते हो तो आप देखते हो कि मोस्टली जो है, तो अगर मोस्टली अगर अपन बात करें ग्रसनी भाग से वायु अब जानी है वायु नलिका में, तो इसको अपन कहते हैं वायु नलिका। क्या कहते हैं? वायु नलिका, या जिसको आप कहते हो वायु नलिका या विंड पाइप। लेकिन इसका नाम आपको बायो में याद रखना है। अपनी श्वास नलिका को या वायु नलिका को अपन कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया किसको कहते हैं?
श्वास नलिका को या वायु नलिका। अब देखो इस नलिका के ऊपर एक ये आपको संरचना दिख रही है ऊपर की तरफ। वास्तव में सबसे ऊपर का जो भाग होता है ट्रैकिया का या श्वास नलिका का, वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है और वहां एक अलग संरचना बनी रहती है जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। और ये जो लैरिंग संरचना है इसको बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं? ये अपने वोकल कॉर्ड होते हैं, कंठ होते हैं, जहां से आवाज आती है। क्या होती है? अब आवाज किस तरीके से आती है तो देखो यहां से वायु आएगी और इस नलिका में जाएगी, तो इस नलिका के बीचों बीच इस तरीके के कंठ बने हुए हैं। इन कंठ वाली संरचना में ऐसे दो वोकल कॉर्ड होते हैं, इन्हें स्वर तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर तंतु मतलब ये धागे हैं। क्या है? धागे। और वास्तव में आप जानते हो अगर कोई किसी धागे को आप कंपन करवाते हो, ये बहुत तीखे खींचे हुए होते हैं। खींचे हुए मतलब बहुत ज्यादा टाइटली बंधे हुए हैं। अब इनसे वायु टकराती है तो इनके बीच में कंपन होता है और कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य तो कौन करते हैं? लैरिंग्स या कंठ। लेकिन उसे उस ध्वनि को भाषा में बदलने का कार्य कौन करती है? जिह्वा। जिह्वा के कार्य देखो कहाँ लिखे हुए हैं। जिह्वा के कार्य क्या लिखे हुए हैं? जिह्वा के कार्य लिखे हुए हैं कि जो स्वाद का पता लगाने के लिए उसके ऊपर स्वाद कलिकाएं होती हैं, और दूसरा मुख्य कार्य था कि भाषा का निर्माण करना। देखो अगर मैं जिह्वा को पकड़ लेता हूं तो सिर्फ ध्वनि बाहर आएगी आ, लेकिन अगर मैं जिह्वा का इस्तेमाल कर रहा हूं तो उस आ को वो किस में बदल रही है? शब्दों में, भाषा में, जो मैं बोलना चाह रहा हूं। तो कंठ तो सिर्फ क्या उत्पन्न करते हैं? ध्वनि। और वो ध्वनि उत्पन्न होती है वायु के आने और जाने से। तो श्वसन की प्रक्रिया में वायु आती भी है और जाती भी है। तो ये जो स्वर तंतु है कंपन करते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये कंठ संरचना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसी वायु नलिका में, ट्रेकिया में, तो ये कुछ सी आकार के, किस आकार के? सी आकार के उपास्थि छल्ले हैं। इन्हें बोलते हैं कार्टिलेज रिंग। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज रिंग। अब ऐसा क्यों है कार्टिलेज रिंग या उपास्थि छल्ले? उपास्थि छल्ले इन्हें क्यों कहते हैं? ये क्या कार्य करते हैं उपास्थि छल्ले? तो जो वायु नलिका है वो बहुत ही पतली होती है। क्या होती है? पतली पाइप होती है। पाइप है, नलिका है, पाइप है। अब जब वायु नहीं रहेगी, जब वायु रहेगी तो खुली हुई रहेगी, लेकिन जैसे गुब्बारे में वायु नहीं रहती तो वो पिचक जाता है, वो पिचक जाता है। ऐसे ही वायु नलिका कभी पिचके नहीं, इसलिए इसके अंदर कौन से छल्ले डाले गए हैं? सी आकार के। लगभग 12 से 16 इसमें छल्ले होते हैं। सी आकार की उपास्थि रिंग होती है इसके अंदर, जो इसको पिचकने नहीं देती हैं। ठीक है, अब सी आकार के ही क्यों रखे गए? गोल ही रख देते। वो इसलिए क्योंकि इसके जस्ट पीछे भोजन नलिका है, तो भोजन नलिका को कभी अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता पड़े तो वो भोजन नलिका इसके अंदर आ जाए, क्योंकि अगर पूरे रहेंगे तो उपास्थि छल्लों में आ नहीं सकती वो। तो जैसे आप कई बार जैसे एक बहुत बड़ी बाइट को भी भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हो। बड़ी बाइट मतलब बड़ा टुकड़ा, तो वो भोजन की जो नलिका है उसको जगह चाहिए अतिरिक्त। वो अतिरिक्त जगह कौन प्रोवाइड करवाता है? सी आकार के उपास्थि छल्ले। यही ट्रेकिया आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक जो विभाजन है, एक शाखा है वो दाएं भाग में चल जाती है और एक बाएं भाग में। इन विभाजन को कहते हैं ब्रोंकी। क्या कहते हैं? ब्रोंकी या श्वसनिका। क्या कहते हैं? या श्वसनिका। और यही श्वसनिका आगे चलकर और भागों में विभाजित हो रही है, 1 से 2, 2 से 4, मतलब प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे बहुत बार विभाजन होता है। इन सभी विभाजन वाली नलिकाओं को एक साथ कहते हैं श्वसनिकाएं, ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स, या बहुत सारे बहु विभाजन में कहें तो श्वसनिकाएं। क्या है ये? श्वसनिकाएं। और इस श्वसनिकाओं की बात करें तो सबसे अंतिम जो विभाजन होगा उस विभाजन पर एक गुब्बारे समान संरचना जुड़ी हुई है। गुब्बारे समान, इनकी संख्या होती है एक फेफड़े में 50 करोड़। कितनी होती है? एक जो लंग्स है, फेफड़ा है, उसमें इतनी गुब्बारे समान संरचनाएं होती हैं जिनको बोलते हैं कुपिकाएं। कुपिका या
एल्वियोलाई, क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। इन कुपिकाओं की संख्या होती है लगभग 50 करोड़। ठीक है। अब ये कुपिका जिस नलिका से जुड़ी रहती है वो होती है एल्वियोलाई डक्ट, कुपिका की नलिका। सबसे अंतिम कौन सी है? कुपिका की नलिका, एल्वियोलाई डक्ट। इस प्रकार वायु नासा छिद्र से प्रवेश करती है, ग्रसनी से होती हुई वायु नलिका में, वायु नलिका से फिर दोनों आधी आधी वायु चली जाती है, आधी इधर और आधी इधर, श्वसनिका में, श्वसनिकाओं से होती हुई अंतिम भाग में कहा जाती है? कुपिका में। और हर एक कुपिका से रक्त की वाहिनियां निकलती हैं बाहर की ओर। तो ये झिल्ली टोटली किसमें डूबी हुई है? ये गुब्बारे समान संरचना किसमें डूबी हुई है? रक्त में। और रक्त से ये बार बार ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करती रहती है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन अधिक आती है और रक्त अशुद्ध आता है। तो अशुद्ध रक्त में CO2 अधिक होती है, तो CO2 तो दे जाता है और ऑक्सीजन लेकर चला जाता है। इस प्रकार श्वसन तंत्र अपना कार्य करता है। तो ये है मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। सभी जो ऑनलाइन वीडियो वाले जो विद्यार्थी हैं उन सब लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मानव के श्वसन तंत्र का आप नामांकित चित्र ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए। इस फिगर को क्या नाम देंगे अपन? किस चीज का फिगर बनाया अपन ने भाई? मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। कंफर्म है भाई? राइट है बॉस? तो सब आप लोग स्टडी कीजिए कंप्लीटली। हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को।